हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, चैप्टर नंबर 23 की शुरुआत हो चुकी है और हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है पेयजल एवं सिंचाई। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमने राजस्थान का एक परिचय प्राप्त किया था, जिसमें हमने राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के सभी जिलों के बारे में एक परिचय प्राप्त किया। और बच्चों, हमने वो भाग इसलिए बनाया था ताकि आपको चैप्टर नंबर 23, 24 और 25 पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरुआत करेंगे सिंचाई एवं पेयजल चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 23 है। ठीक है बच्चों, और भाग 2 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जल संसाधनों और संरक्षण के बारे में। जी हाँ बच्चों, तो आप उठा लेंगे आप अपना पेन, नोटबुक और बुक और रेडी रखेंगे राजस्थान का मानचित्र भी। जी हाँ बच्चों, खंड ए के अंतर्गत हमने विश्व मानचित्र से संबंधित बहुत सारी बातें पढ़ी। खंड ब के अंतर्गत जो शुरुआती चैप्टर्स हैं उसमें भारत के बारे में हम पढ़ते हैं, और चैप्टर नंबर 23, 24 और जो 25 है उसके अंतर्गत हम राजस्थान से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम तीनों प्रकार के जो मानचित्र हैं, विश्व का, भारत का और राजस्थान की अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बोर्ड परीक्षा में भी इन तीनों ही मानचित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो राजस्थान से संबंधित जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, आप उसे नोट भी कर लेंगे ताकि ये जो चैप्टर है उसके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं जल संसाधन शब्द के साथ में। बच्चों, क्या होता है जल संसाधन? बच्चों, जल संसाधन से तात्पर्य है जिस जल का हम उपयोग कर सकें या फिर ऐसा जल जिसके भविष्य में उपयोग में होने की संभावना होती है, उसे हम जल संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें राजस्थान की, तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन बच्चों, सतही जल और भूमिगत जल दोनों ही दृष्टिकोण से राजस्थान में 2% से भी कम हिस्सा आता है। ठीक है बच्चों, और यदि एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो राजस्थान में पूरे भारत की सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं जल संसाधन के साथ में। बच्चों, हम यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको नदी दिखाई दे रही है, तालाब है, ट्यूबवेल है यानी कि नलकूप, इसके अलावा बच्चों आपको दिखाई दे रही है झील और कुआं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब जल संसाधन के ही प्रकार हैं। हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं कि जल संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार से हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे जल संसाधन की परिभाषा। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हैं। ठीक है बच्चों, जल के वे समस्त स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो नलकूप हो, चाहे वो नदी का जल हो, चाहे वो झील का जल हो। ठीक है बच्चों, या फिर जिनके उपयोग में आने की संभावना हो, उन्हें हम जल संसाधन कहते हैं। बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु सतही जल, ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सतही जल और जो भूजल है, इन दोनों ही दृष्टिकोण से यहाँ पर 2% से भी कम जल मिलता है। जैसे कि हम बात करें सतही जल की उपलब्धता कितनी है, संपूर्ण भारत का 1.16% है और दोहन योग्य भूजल का मात्र 1.72% ही है। और बच्चों, इसके साथ ही राजस्थान देश का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो बच्चों, ऐसी परिस्थितियों में हमें जल संरक्षण की भी बहुत आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, अभी हम जल संसाधन पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम जल संरक्षण के बारे में भी चर्चा करेंगे। और बच्चों, यदि हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं तो हमें 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश नजर आते हैं। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमने देखा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और फिर बच्चों हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती रीजन भी कहते हैं। बच्चों, इन चारों ही प्रदेशों में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ पर जल संसाधन अधिकांश रूप में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों जो प्रदेश हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन तीनों ही क्षेत्रों में जल संसाधन कम मिलते हैं,
जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जल संसाधन अधिक मिलते हैं। तो बच्चों लिखेंगे हम, राज्य के अधिकांश जल संसाधन दक्षिणी पूर्वी भाग तक ही सीमित हैं। बच्चों आप ये जो मानचित्र है इसको भी बना लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि जल संसाधनों को हम कितने प्रकार से विभाजित करते हैं। जी हाँ बच्चों, जल संसाधनों को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो होते हैं सतही जल संसाधन जो हमें धरातल के ऊपर दिखाई देते हैं, एक होते हैं भूमिगत जल संसाधन जो हमें धरातल के नीचे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सतही जल संसाधन में आती है नदियाँ, झीलें और तालाब। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही कहाँ हैं? ये तीनों ही सतह के ऊपर हैं और सतह के नीचे, धरातल के नीचे है कुएं और नलकूप। तो बच्चों हमने यहाँ पर दो प्रकार से वर्गीकरण कर लिया है जल संसाधनों का, सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सतही जल संसाधन के बारे में। और बच्चों हमने देखा सतही जल संसाधन में तीन प्रकार के नाम आते हैं, नदियों के, झीलों के और तालाबों के। तो बच्चों आप भी इस प्रकार की टेबल अपनी नोटबुक में बना लें। और बच्चों हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। बच्चों नदियाँ किस में आएगी? नदियाँ भी तो किस में आएगी? नदियाँ आती है सतही जल के अंदर ही। तो बच्चों देखना पड़ेगा ना कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। बच्चों इनमें नाम आते हैं चंबल, बनास, लूणी, माही, बाणगंगा, बेड़ज, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन और मेज। ठीक है बच्चों, तो ये सभी कौन सी नदियाँ हैं? राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं और ये आती है बच्चों सतही जल संसाधनों के प्रकार में। आगे बढ़ेंगे बच्चों और अब हम देखेंगे राज्य की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम उस टेबल के अंतर्गत आ जाते हैं। सतही जल के तीन स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें और तालाबी। नदियों का हम अध्ययन कर चुके हैं कि कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं और अब हम पढ़ रहे हैं झीलों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं और वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तब भी ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है बच्चों, तो जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर झील कहाँ पर है? बच्चों ये है झीलों की नगरी उदयपुर में। तो बच्चों नोट करेंगे आप, जयसमंद, पिछोला और फतेह सागर उदयपुर में है। उसी प्रकार बच्चों राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही स्थित है। फिर आते बच्चों आना सागर और पुष्कर, यह बच्चों राजस्थान के हृदय स्थल में अजमेर में। उसी प्रकार बच्चों सीलीसेठ झील है अलवर में, जिसे हम राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों कोलायत जो झील है वो है बीकानेर में। नवलखा झील है बूंदी में। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से आप लिखेंगे एक एक झील को और इस तरीके से टेबल बनाएंगे। और बच्चों गेप सागर है डूंगरपुर में। कायलाना और बालसमंद है जोधपुर में। बंद बारेठा है भरतपुर में। और बच्चों रामगढ़ है जयपुर में। और विश्व प्रसिद्ध नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने मीठे पानी की सभी झीलों के नाम देख लिए और ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? सतही जल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। सतही जल के तीन स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें और तालाब। ठीक है बच्चों, तो हम नदियों और झीलों के बारे में पढ़ चुके हैं, तालाबों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में 450 से अधिक तालाब पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम सतही जल संसाधन के बारे में। नदियाँ, झीलें व तालाब प्रमुख सतही जल के स्रोत हैं। ये स्रोत प्राकृतिक है किंतु इनसे नहरें निकालकर इनके जल का व्यापक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इनसे क्या निकाली जाती है? इनसे नहरें निकाली जाती है और उनसे फिर सिंचाई का काम किया जाता है। चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, बेड़ज, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन और मेज ये सभी राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। और बच्चों यदि हम बात करें इन नदियों में उपलब्ध जल का प्रयोग सीधे नदियों से तथा इन पर बनाए गए बांधों से निकाली गई नहरों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य की सिंचाई व पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रस्तावित है। और बच्चों राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो नदियों को जोड़ने के जो परियोजना है उसके अंतर्गत प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। और बच्चों राजस्थान को तो बहुत अधिक आवश्यकता है, इसीलिए उसे नंबर 1 तो होना ही चाहिए। झीलें भी राजस्थान में जलापूर्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चों हमने बहुत सारी झीलों के नाम पढ़े थे, मीठे पानी की झीलों के नाम। राज्य में खारी पानी व मीठे पानी की झीलें मौजूद है
और इनमें से मीठे पानी की झीलें पेयजल व सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। तालाब भी सतही जल का एक अच्छा स्रोत है और राजस्थान में लगभग 450 बड़े तालाब हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की? हमने जानकारी प्राप्त की सतही जल संसाधनों के बारे में। ठीक है बच्चों, जल संसाधनों को हमने दो भागों में विभाजित किया, सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। तो सतही जल संसाधनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नदियां, झीलें और तालाब। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भूमिगत जल संसाधन के अंतर्गत दो प्रकार के नाम आ रहे हैं, कुएं और नलकूप। ठीक है बच्चों, तो कुएं और नलकूप आप जानते हैं कि कुएं और नलकूपों की जो महत्वता है राजस्थान के निवासियों के अंतर्गत वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे। ये संसाधन सदियों से जल प्राप्ति का स्रोत रहा है और वर्तमान में राज्य में कुएं व नलकूप से कुल सिंचित क्षेत्र का 70% भाग सिंचित होता है। जी हाँ बच्चों, बहुत बड़ा भाग है जो कुओं से और नलकूप से सिंचित होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जान लिए जल संसाधनों के दो प्रकार, सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? जल संरक्षण के ऊपर। जी हाँ बच्चों, यदि जल संसाधनों की मात्रा सीमित हो तो जल संरक्षण का जो महत्व है और भी बढ़ जाता है। जी हाँ बच्चों, हमें जल को संरक्षित करने के सारे प्रयास करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक एक करके हम। संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से रखरखाव जिससे उस संसाधन की हानि न हो और व्यर्थता को रोका जा सके, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ये प्रक्रिया संसाधन संरक्षण कहलाती है। और यदि हम ये सारी की सारी प्रक्रिया जल संरक्षण के क्षेत्र में करें तो ये जल संरक्षण कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो जल संरक्षण में नागरिकों, समाज व सरकार की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, अकेले नागरिक भी इस कार्य को नहीं कर सकते और अकेले सरकार भी इस कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों, यदि हम सब जने मिल जाएं, नागरिक, समाज और सरकार, और सभी व्यक्ति अपना दायित्व समझे जल संरक्षण के लिए, तो हम जल संरक्षण निश्चित रूप से कर सकेंगे। जल संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्टों को नहीं डालना चाहिए, स्रोतों के पास कपड़े नहीं धोने चाहिए और स्नान भी नहीं करना चाहिए, और जल में उत्पन्न खरपतवार को भी उगने नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम खड़ीन, कुंडी, कुई, नाड़ी, जोहड़ और तालाब। बच्चों, ये क्या होते हैं? बच्चों, ये सभी परंपरागत तरीके हैं जल को संरक्षित करने के। और बच्चों, आप जानते हैं कि राजस्थान भाषाई दृष्टि से भी बहुत विविधताओं वाला राज्य है, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर जो जल को संरक्षित करने के जो तरीके हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि कहीं पर खड़ीन बोल दिया जाता है, कहीं कुंडी, कुई, नाड़ी, जोहड़ और तालाब। ठीक है बच्चों, तो ये सभी के सभी संग्रहण के तरीके हैं, जल को संग्रहण करने के तरीके हैं। तो बच्चों लिखेंगे हम, ये सभी आदि हमारी जल संचयन व संग्रहण की परंपरागत विधियां हैं। और बच्चों, परंपरागत जो हमारी जो परंपराएं होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और हम जानते हैं कि यदि हमने इन परंपरागत तरीकों से जल को संरक्षित कर लिया तो ना केवल हमारा जीवन बल्कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी जल संरक्षण की अच्छी खासी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमें परंपरागत जल संग्रहण के इन साधनों की रक्षा करनी होगी और जल के तीव्र दोहन से विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। जी हाँ बच्चों, जिस तरीके से हम जल का तीव्र गति से दोहन करते जा रहे हैं उससे हमारे सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, यदि हमने संकट खड़ा किया है तो समाधान भी हमारे ही हाथों में है। तो बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे? जल संरक्षण के तरीकों के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल संरक्षण की निम्न विधियों को अपनाकर जल को बचाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले नाम आता है सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाना। जी हाँ बच्चों, जो सिंचाई के जो तरीके हैं उनमें हम वैज्ञानिक रीतियों को अपनाएंगे तो पानी का भी वेस्टेज नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण। बच्चों, आप जानते हैं कि जल का और वनस्पति का सीधा संबंध है। यदि हम वनस्पति का विनाश रोक देंगे तो जल का भी संरक्षण हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट है वर्षा जल का संचयन। जी हाँ बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में भी इसे पढ़ा होगा। जब मकान या कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो होता है वो ज़रूर लगाया जाता है, ताकि जो वर्षा का जल होता है उसे संरक्षित किया जा सके
और भूमिगत जल है उसको हम रिचार्ज कर सकेंगे। तो बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। बच्चों, 5वां है अपशिष्ट जल का शोधन करके उपयोग में करना। 6ठा है कृषि पद्धतियों व फसल प्रतिरूप में परिवर्तन करना। और 7वां है बच्चों छोटे तालाबों, बांधों व एनीकट आदि का निर्माण करना। बच्चों, यदि छोटे तालाब बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे और एनीकट बनाए जाएंगे तो क्या होगा, वर्षा ऋतु में इन सभी स्थानों पर पानी भर जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में पानी हमें उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए ताकि जल संरक्षण किया जा सके। तो बच्चों, हमने जाना कि जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। इसी कड़ी के अंतर्गत राजस्थान राज्य का एक अखबार समूह जिसका नाम है राजस्थान पत्रिका, उन्होंने भी एक सराहनीय कार्य किया और उनके इस अभियान का नाम था अमृतम जलम। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लिखेंगे, राजस्थान पत्रिका का अमृतम जलम अभियान जल संरक्षण का एक सराहनीय प्रयास है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जल संरक्षण है वो केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, केवल एक समाज की भी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि हम जल को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। बच्चों, जल है तो कल है, तो हमें क्या करना चाहिए, जल को संरक्षित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी जीवन संवर सके। ठीक है बच्चों, तो आज इस भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा जल संसाधनों के प्रकारों के बारे में और जल संरक्षण के ऊपर चर्चा की। ठीक है बच्चों, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।